करता हूँ SK टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि अल्टरनेटिव करंट के यानी कि पार्ट 2 होगा। इससे पहले यानी कि पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से यानी कि ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो उस पार्ट को भी जाके आप लोग कंप्लीट वॉच कर लीजिए, क्योंकि ये T2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर के। ठीक है, तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, वोल्टेज में अक्षमात्र वृद्धि का कारण हो सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि वोल्टेज में अक्षमात्र जो वृद्धि होता है उसका यानी कि मुख्य फैक्ट क्या होता है उसको हमको समझना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि शून्य भार पर संधारित ऑन। चलिए भाई, बी में कह रहा है यानी कि पूर्ण भार पर संधारित ऑन। पूर्ण भार पर संधारित ऑन होगा तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। सी में कह रहा है संधारित का स्विच ऑफ होने के बाद भी ऐसा नहीं होता है। और डी में कह रहा है यानी कि शंट रिएक्टर परिपथ में लिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न यानी कि प्रोडक्ट की यूनिट क्या है। देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट यानी कि इंडक्टेंस का पूछ रहा है। तो इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है यानी कि हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? हेनरी। तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो डी हो जाएगा। कौन सा? डी। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि किसी कुंडली की प्रोडक्ट निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि वायर के टर्नों की संख्या पे, बी में कह रहा है यानी कि क्रोड की सामग्री पे, और सी में कह रहा है वायर के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पे, और डी में कह रहा है यानी कि सभी पे। तो दोस्तों ये जो डिपेंडेंट है यानी कि सभी पे डिपेंड है। ठीक है, यानी कि वायर के टर्न की संख्या पे भी, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उस पर भी, और क्रोड जिस सामग्री से बना है उस पर भी। तो इसमें से सभी का यानी कि सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है सभी। तो राइट आंसर की बात किया है तो डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, एक संधारित्र के आवेश Q वोल्ट V और धारिता C के बीच संबंध क्या है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि C बराबर जो इसके भी संबंध है। ठीक है, इस दोनों के भी जो संबंध है यानी कि Q बट्टा में यानी कि V होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? क्योंकि Q बराबर CV होता है। ठीक है, इसको इधर उधर कीजिएगा तो ऐसा यानी कि आएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, एसी परिपथों में एसी मीटर मापता है क्या। तो देखिए दोस्तों, एसी परिपथ में एसी मीटर क्या मापता है वो हमको पहचानना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि RMS वैल्यू, बी में कह रहा है यानी कि पीक वैल्यू नहीं मापता है, सी में कह रहा है यानी कि मीन वैल्यू ये भी नहीं मापता है, डी में कह रहा है मीन स्क्वायर वैल्यू ये भी नहीं मापता है, और वो मापता है ओनली फॉर यानी कि RMS वैल्यू। कौन सा मापता है? यानी कि RMS वैल्यू मापता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि RMS वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, यानी कि आर हमसे पूछ रहा है, आर बराबर हमसे पूछ रहा है, और भी बराबर दिया है यानी कि 200, और पी बराबर दिया है 100 वाट। ठीक है, तो आर बराबर फार्मूला क्या होता है? यानी कि V स्क्वायर, अब बट्टा में यानी कि पी होता है। तो भी का मान कितना दिया है? यानी कि 200, अब गुना में यानी कि 200। ठीक है, और बट्टा में कितना हो जाएगा? पी का मान कितना है? तो 100 है। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूना 4, कितना हो गया? यानी कि 400 हो गया। ऑप्शन नंबर 400 किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि भारत में हमारे घरों में यानी कि सप्लाई की जाने वाली विद्युत प्रतिवर्ती धारा होती है जिसकी आवृत्ति कितना है। तो देखिए दोस्तों, अगर इंडिया की बात किया जाए, ठीक है, यानी कि भारत की बात किया जाए तो यानी कि हर्ट्ज की बात किया जाए तो यानी कि 50 हर्ट्ज पे सप्लाई किया जाता है। वहीं पे अमेरिका की बात किया जाए, ठीक है, अमेरिका की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे यानी कि 60 हर्ट्ज से यानी कि सप्लाई की जाती है। तो भारत से पूछ रहा है तो भारत का 50 हर्ट्ज है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, यानी कि फेराड निम्नलिखित की इकाई है। तो फेराड दोस्तों यानी कि धारिता का इकाई होता है। ठीक है, किसका? धारिता का। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? धारिता। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि 2 ओम और 3 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर में लगे हैं तो इसका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। देखिए दोस्तों, ठीक है, क्या कह रहा है? यानी कि 1/2 और प्लस में 1/3 ओम, ये क्या है? समानांतर में है तो 3 2 का लघुत्तम यानी कि 6 हो गया। अब इसको ये 1/r बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको अगर एलसीएम कितना 6 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी कि 3 और प्लस में 2 बराबर में यानी कि 5 बट्टा यानी कि 6 हो रहा है। लेकिन हमको आर का वैल्यू निकालना है तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यानी कि 6/5। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 6/5। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि 2 संधारित्र जिसमें से प्रत्येक की धारिता 32 माइक्रोफैराड श्रेणी में लगे तो कुल धारिता क्या होगा। देखिए दोस्तों, यानी कि अगर श्रेणी में लगा हुआ है तो हमसे इसका यानी कि धारिता पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? यानी कि हमसे धारिता पूछ रहा है अगर श्रेणी में लगा है तो। चलिए
तो देखिए और श्रेणी में तो इसका यानी कि फॉर्मूला होता है 1/c बराबर यानी कि 1/c1 और प्लस में 1 यानी कि c2, और कितना को जोड़िएगा तो 32 होने जा रहा है। तो अगर यानी कि देखिए अगर 16 को हम जोड़ेंगे तो यानी कि 32 ला के दे रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती तरंग रूप में यानी कि वर्ग मध्य मूल मान कितनी होती है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि तरंग रूप से आयाम पर निर्भर होता है, बी में कह रहा है यानी कि आवृत्ति पर निर्भर होता है, सी में कह रहा है आवर्तकाल पर निर्भर करता है, और डी में कह रहा है यानी कि संदेव अस्थायी होता है। तो दोस्तों यानी कि इसका राइट आंसर की बात किया जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से, तो यानी कि ये जो डिपेंड करता है तरंग रूप के आयाम पर निर्भर करता है, यानी कि डिपेंडेंट है। तो राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि यदि ए बराबर प्लेट का क्षेत्रफल और डी बराबर प्लेट के बीच की दूरी और ई बराबर पैरुविद्युतांक तो निम्न में से कौन सा कथन समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता संबंध से सही है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि ए और ई के समानुपाती है। ठीक है, बी में कह रहा है यानी कि ए जो ई के प्रतिलोम अनुपातिक है। ठीक है, यानी कि दोस्तों यानी कि प्रतिलोम अनुपाती कभी हो नहीं सकता है, और ए में सी में कह रहा है यानी कि ए और डी के समानुपाती भी नहीं है, और डी में कह रहा है यानी कि ए ई के प्रतिलोम अनुपाती नहीं भाई। राइट आंसर जो होगा यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो है यानी कि ई के क्या है यानी कि समानुपाती है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि निवेश और निर्गत प्रतिबाधा के संदर्भ में आदर्श भोलता प्रवर्धन में क्या संबंध है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि उच्च निवेश निम्न निर्गत प्रतिबाधा, बी में कह रहा है यानी कि निम्न निवेश निम्न निर्गत प्रतिबाधा, और सी में कह रहा है निम्न निवेश और उच्च निर्गत प्रतिबाधा, डी में कह रहा है यानी कि उच्च निवेश और उच्च निर्गत प्रतिबाधा, और डी में ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो राइट आंसर हमको पहचानना है। तो देखिए दोस्तों यानी कि उच्च निवेश भी होना चाहिए और निम्न निर्गत प्रतिबाधा जो है यानी कि आदर्श का ये मैन फैक्ट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि आज का अगला प्रश्न यानी कि धारिता की इकाई है। ठीक है, धारिता का इकाई क्या है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि वोल्ट, वोल्ट तो नहीं होता है, बी में कह रहा है एम्पियर, एम्पियर भी नहीं होता है, सी में कह रहा है यानी कि ओम, ओम भी नहीं होता है। ठीक है, धारिता का जो इकाई होता है दोस्तों वो ठीक है फैरड होता है। क्या होता है, फैरड होता है। ऑप्शन नंबर किसी में नहीं दिया है, तो राइट आंसर अगर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा फेज आरेख विशुद्ध प्रतिरोध के रूप में। देखिए विशुद्ध का मतलब क्या, फेज और यानी कि करंट भी सेम फेज में होना चाहिए और वोल्टेज भी सेम फेज में होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर यानी कि बी दर्शा रहा है। ठीक है, ऐसा जो यानी कि ऑप्शन दर्शा रहा है यानी कि बी दर्शा रहा है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि भू संपर्कन तार का साइज होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों भू संपर्कन तार का जो साइज होता है यानी कि फेज से भी ठीक है और प्लस में यानी कि न्यूट्रल से भी अधिक होना चाहिए। फेज और न्यूट्रल दोनों से यानी कि अधिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है ऐसा, तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि फेज तार के बराबर नहीं। ठीक है, और बी में कह रहा है यानी कि न्यूट्रल तार के बराबर नहीं, फेज तार से अधिक नहीं भाई, फेज और न्यूट्रल तार से अधिक। ठीक है, दोनों से अधिक है तो संभवता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न हेनरी निम्नलिखित की इकाई है। तो दोस्तों हेनरी जो इकाई होता है यानी कि इंडक्टेंस का, किसका, इंडक्टेंस का। ऑप्शन नंबर किस में है इंडक्टेंस, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है यानी कि 500 वाट के दो लैंप समानांतर में लगे हैं तो उसकी कुल वाटेज क्या होगा। ठीक है, यानी कि वाटेज पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों यानी कि P1 और प्लस यानी कि P2 बराबर हमसे पूछ रहा है। तो P1 और प्लस में अगर P2 पूछ रहा है तो बराबर में वाट जो दिया है यानी कि 500 और प्लस में यानी कि 500 बराबर में कितना हो गया यानी कि 1000। ऑप्शन नंबर किस में दिया है 1000 वाट। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। मैं आप लोग को एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, अगर पावर श्रेणी में हो फिर भी और समानांतर में हो फिर भी हमेशा उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, बड़ा प्रश्न है इसलिए। ठीक है, किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ का आर बराबर यानी कि 40 दिया है। ठीक है, और एक्सल बराबर 90 ओम दिया है और एक्सी बराबर 60 है। तो जेड बराबर निकालना है। तो जेड बराबर दोस्तों यानी कि फॉर्मूला होता है रूट के अंदर में। ठीक है, यानी कि आर स्क्वायर और प्लस में यानी कि एक्सल और माइनस यानी कि एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए सबसे पहले यानी कि आर का वैल्यू कितना दिया है उस पर डिस्कस करते हैं। तो आर बराबर यानी कि 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यानी कि 1600। अब चलिए अब यानी कि एक्सल का वैल्यू कितना है 90 में से यानी कि 60 घट जाएगा तो कितना बचेगा यानी कि 30। अब 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यानी कि 900। स्क्रीन छोटा है दोस्तों इसलिए यानी कि हम तो बराबर में अगर इसको जोड़िएगा तो 16 9 कितना हो जाए यानी कि 25। ठीक है, 2500।
तो 2500 का जो वर्गमूल होगा वो यानी कि 50 होगा। कितना? 50। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 50। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि निम्नलिखित परिपथ की कुल धारिता क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो जुड़ा हुआ है किस में है? यानी कि समानांतर में है। और कैपेसिटर के केस में क्या करते हैं, जब समानांतर में जुड़ा रहता है तो उसको यानी कि श्रेणी में जोड़ देते हैं, ठीक है, उसका उल्टा कर देते हैं। तो अगर श्रेणी में जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 8 और 8 कितना होगा, यानी कि 16 माइक्रोफैराड है, ठीक है। इससे रिलेटेड ऑप्शन देखिए किस में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में कह रहा है 16 माइक्रोफैराड, एकदम सही है भाई। अगला ऑप्शन पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा वो यानी कि 16 माइक्रोफैराड होगा। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, संधारित्र लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान क्या है। तो ऑप्शन ए में करा प्रेरक भार के दूर, बी में करा प्रेरक भार से काफी पास, सी में करा प्रेरक भार के टर्मिनल के आर पार, और डी में करा कहीं भी। तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों, इसको जो लगाते हैं टर्मिनल के आर पार ही लगाया जाता है। तो राइट आंसर की बात क्या आ जाए, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि एक डेल्टा कनेक्शन में डैश होता है। तो देखिए दोस्तों, डेल्टा कनेक्शन में जो होता है, ठीक है, सबसे पहले स्टार पे चलते हैं, ठीक है। स्टार में जो होता है यानी कि लाइन करंट बराबर क्या होता है, फेज करंट होता है, ठीक है। और वहीं पे डेल्टा में यानी कि लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है। तो हमसे इसमें डेल्टा का पूछ रहा है, तो लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज है। अगर ऐसा नहीं है तो लाइन करंट बराबर √3 गुना फेज यानी कि करंट अगर दिया है तो उसको हमको टिक करना होगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहला यानी कि ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, ठीक है। अब बी में कह रहा है यानी कि लाइन करंट बराबर लाइन वोल्टेज बराबर लाइन करंट। ऐसा तो संभवतः होता नहीं है यानी कि डेल्टा के केस में। और सी में कह रहा है क्या, ठीक है, सी में कह रहा है यानी कि लाइन करंट बराबर फेज करंट, ठीक है। तो लाइन करंट बराबर फेज करंट तो होता ही है, लेकिन डेल्टा में दोस्तों यानी कि लाइन वोल्टेज बराबर, ठीक है, यानी कि फेज वोल्टेज होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से इसको यानी कि सी माना जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन नंबर यानी कि इसका सी माना जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से फेज वोल्टेज को किसके बीच मापा जाता है। तो देखिए दोस्तों, फेज वोल्टेज को जो मापते हैं वो यानी कि लाइन के बीच, ठीक है, लाइन व न्यूट्रल के बीच मापा जाता है। ऑप्शन किस में है, लाइन व न्यूट्रल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि किसी परिपथ का शक्ति गुणांक किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों शक्ति गुणांक जो दर्शाते हैं यानी कि cos फाई, जिसको यानी कि पावर फैक्टर मीटर बोला जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि न्यूट्रल प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों न्यूट्रल जो प्राप्त करते हैं यानी कि ओनली फॉर स्टार से ही, ठीक है, स्टार में ही न्यूट्रल होता है। यानी कि अगर डेल्टा की बात किया जाए तो डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, केवल स्टार कनेक्शन से। तो ऑप्शन ए में दिया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि एक परिपथ में यदि रिएक्टेंस का मान 0 है तब शक्ति गुणांक क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर रिएक्टेंस का मान 0 है और शक्ति गुणांक हमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो वो इकाई होगा, ठीक है, इकाई होगा। अगर ये इकाई है और उससे रिएक्टेंस का मान पूछ रहा है तो वहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका अपोजिट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बेस्ट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, ये फेजर डायग्राम है, ठीक है, ये चित्र दर्शाया है एसी परिमाप का। तो दोस्तों ये जो है यानी कि ऐसा जो फिगर रहता है, ठीक है, ऐसा जो फिगर रहता है ये होता है आपको यानी कि किस में होता है, ठीक है, ऐसा जो फिगर होता है ये इन फेज में है, ठीक है, यानी कि दोनों फेज में है। तो ऑप्शन नंबर किस में है, इन फेज। तो ऑप्शन नंबर ए में है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यानी कि प्रेरक की इकाई हेनरी है परंतु इंडक्टिव रिएक्टेंस की इकाई क्या है। तो देखिए दोस्तों, इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो इकाई होता है वो हमसे पूछ रहा है और वो होता है यानी कि ओम। क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ओम। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो बी सही हो जाएगा। अब चलिए भैया आगे चलिए। अगला प्रश्न, वे राशि जो समय के साथ ज्यावक्रिय बदलती रहती है क्या कहलाता है, ठीक है, जो बदलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि अदिश राशि, बी में कह रहा है सदिश राशि, सी में कह रहा है यानी कि तनिका डेंसर राशि, ठीक है, और डी में है यानी कि फेजर राशि। जो यानी कि बदलता रहता है उसको फेजर राशि कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, देखिए कौन सा राशि है, ये फेजर राशि है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए
अगला प्रश्न है फ्यूज के न उड़ने का परिपथ के ट्रिप होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा दोष नहीं होगा। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि ओवरलोड, बी में कह रहा है यानी कि पैनल की सीमित सेवा क्षमता, और सी में है यानी कि न्यूनतम फीडिंग। तो दोस्तों ऐसा जो होता है यानी कि न्यूनतम फीडिंग के द्वारा ही किया होता है, ठीक है, ऐसा फॉल्ट। तो राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, खला बिजली के कनेक्शन। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि प्रतिरोध सामान्य प्रतिरोध से कहीं अधिक होगा, ठीक है। बी में कह रहा है सामान्य धारा, ठीक है, सामान्य धारा प्रवाहित होगी तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, और जो है यानी कि सी में है यानी कि लोड के लिए सामान्य उपलब्ध कुल ऊर्जा घट जाती है, और डी में कह रहा है यानी कि सभी। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि सभी, इसका मेन फैक्ट है, तो राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समानांतर में लगे हैं, एक लैंप यदि जला जाए तो अन्य बाकी लैंप क्या होगा, प्रभावित नहीं होगा। बाकी सारा जितना लैंप है अगर एक जल जाए फिर भी बाकी जो बचा है लैंप वो प्रभावित नहीं होगा, वो सब ग्लो करेगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि 6 वोल्ट पर 1.2 एम्पियर धारा लेने वाली बिजली की बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है यानी कि आर निकालना है, ठीक है। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर यानी कि वी बटा में आई होता है। तो वोल्टेज का मान कितना है यानी कि 6 है, और एम्पियर कितना है 1.2 है। इसको उड़ाइएगा तो ऊपर में यानी कि 0 60 हो गया, 12 5 60। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि 5 ओम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा। अब चलिए भैया अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यानी कि अगला प्रश्न दिया है यानी कि 5 माइक्रो हर्ज और 4.3 माइक्रो हर्ज और यानी कि 0.6 माइक्रो हर्ज के 3 प्रेरक समानांतर में लगे हैं, कुल प्रेरक क्या होगा। देखिए दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न हो, अगर समानांतर में लगे हैं, ठीक है, तो सबसे छोटा वैल्यू को यानी कि चूज करना है, ठीक है। जो सबसे छोटा है जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है यानी कि 0.6 है ना, तो ऑप्शन में अगर इससे छोटा है तो उसको क्लिक कीजिए, और नहीं तो उसके बराबर है तो उसको भी यानी कि टिक कर सकते हैं। ये ट्रिक है ऐसा क्वेश्चन का। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला वैल्यू दिया है यानी कि 2 माइक्रोफैराडे के 4 कैपेसिटर श्रेणी में लगे हैं तो समतुल्य धारिता क्या है। देखिए दोस्तों श्रेणी में लगा कह रहा है, ठीक है। अगर श्रेणी में लगा है तो उसको क्या समानांतर में लगाना चाहिए, है ना, इसका फैक्ट ही है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले यानी कि क्या है, देखिए क्या यानी कि कितना है 1 बटा यानी कि सी इक्वल बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में यानी कि 2 आ प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 आ प्लस में 1/2, 2 का लघुत्तम 2, ऊपर में कितना हो गया 4। अब हमको क्या करना है, इसको यानी कि सी इक्वल निकालना है। सी इक्वल बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 2/4। इसको भाग दीजिएगा तो क्या पॉइंट यानी कि 5 आएगा, ठीक है। ऐसा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से